कहाँ तक हो गया था इसमें? लॉर्ड मेयो तक ना। नॉर्थ ब्रुक से होगा। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को ऑनलाइन जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं। आपको बता देते हैं कि समय में जो है ना ज्योग्राफी के क्लास में चेंजिंग किए हैं। क्यों चेंजिंग किए हैं? तो कुछ सोच करके हम चेंजिंग किए हैं। खुश रहिए। आ, आपका जो है ज्योग्राफी का क्लास का जो समय है वो हम शाम में 5 बजे कर दिए हैं। कितना बजे? 5 बजे। 5 बजे इसलिए किए हैं उसका समय कि आप जो है 5 बजे में आइएगा, ज्योग्राफी का क्लास कर लीजिएगा और उसके बाद 6 बजे से टेस्ट मार लीजिएगा। ठीक है? वो आपका 5 से लेकर के रात व शाम वाला समय जो है रिजर्व हो गया। इधर आपका बच गया सुबह में 8 बजे। 7 बजे तक का आपका समय जो है 8 बजे तक का छोड़ दिए हैं। जो भी प्रयास कीजिएगा 8 बजे तक खाना बना भी सकते हैं आप लोग। ठीक है? और 8 से जो आपका चल रहा था इधर का समय वो आप इधर हैंडल कर लीजिएगा और बीच में 10 मिनट जाकर खाना खा करके ग्रुप डिस्कशन में चलाइएगा। मतलब 8 से 11:30 बजे तक आप लगातार क्लास कर लीजिएगा। इसका जीएस का क्लास कर लीजिएगा, फिर शाम में आपका रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम चेंजिंग किए। ज्योग्राफी का मतलब अब जो क्लास होगा वो शाम में होगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं लगेगा ठंडा। तो चलिए हम देख रहे हैं विगत 2-3 दिन से जो है आपका क्लास नहीं हुआ था। इसका मूल कारण था कि मेरा जो है तबीयत वो खराब था। तबीयत खराब होने के वजह से जो है हम क्लास नहीं लिए थे। और हम जो है अब वायसराय को देख रहे थे। वायसराय को देख रहे थे जिसमें मेयो तक देख लिए। अगला जो हम लोग का वायसराय बनता है वो बनता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। कौन बनता है? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। और देखे होंगे कि पिछला क्लास में हम इतना एनर्जी में बोल भी नहीं रहे थे, तबीयत मेरा पूरा ज्यादा खराब था। नॉर्थ ब्रुक का अगर बात कीजिएगा इसका शासनकाल का, तो ये जो है 1872 से लेकर के 1876 तक जो है ये वायसराय के पद पर जो है ये रहा था। भारत में वायसराय के पद पर ये रहा था। और नॉर्थ ब्रुक जो है ये इनकम टैक्स को जो है ये समाप्त कर दिया था। अर्थात अब जो है कर टैक्स लिया जा रहा था इनकम पर, अपने आय पर जो टैक्स लिया जा रहा था भारत में, इसको समाप्त कर दिया गया था। और इसको समाप्त कौन किया था इनकम टैक्स को? ये किया था आपका लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक किया था। और नॉर्थ ब्रुक का बात करें तो ये जो है 1874 ईस्वी में जो है बंगाल और बिहार में जो है अकाल पड़ा था। इसी के शासनकाल में, नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में ही जो है बंगाल के साथ साथ बिहार में भी जो है अकाल पड़ा था। और ये अकाल जो पड़ा था आपका 1874 ईस्वी में पड़ा था। कब पड़ा था? 1874 ईस्वी में पड़ा था। और बात करें नॉर्थ ब्रुक के काल में जो है एक आंदोलन हुआ था जिसे हम लोग कुका आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस आंदोलन के नाम से जानते हैं? कुका आंदोलन। और जो कुका आंदोलन हुआ था, ये कुका आंदोलन भी जो आपका नॉर्थ ब्रुक के ही शासनकाल में हुआ, नॉर्थ ब्रुक के ही शासनकाल में हुआ है। और इसका जो कुका आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था ना, इसका नेतृत्व कर रहा था आपका भगत जवाहर मल। आपसे पूछ देगा कि कुका आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ है, तो ये हुआ था आपका नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। और कुका आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कुका आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था वो भगत जवाहर मल कर रहा था। कौन कर रहा था? भगत जवाहर मल कर रहा था। भगत जवाहर मल कर रहा था। और हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ब्रुक का, तो 1875 ईस्वी में जो है मुंबई में आर्य समाज को दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। इसके ही काल में, नॉर्थ ब्रुक के ही काल में, देख रहे हैं ना, इसका काल है आपका 1872 से 76। तो इसी बीच में आपका एक ईस्वी चला था 1875 ईस्वी में जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा एक संस्था का स्थापना किया गया है जिसका नाम था आर्य समाज। और ये आर्य समाज का स्थापना जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और ये किस वायसराय के काल में हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के काल में हुआ। किसके काल में? नॉर्थ ब्रुक। और आर्य समाज से बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना, देखे हैं ना, रहता है इसका स्थापना कौन किया है? तो दयानंद सरस्वती किया, दयानंद सरस्वती किया। चलिए आगे हम देखते हैं और देखे यहां पर से ई ले लीजिए, ई पर बैठिए। 17 तारीख का आएगा गोर पोछना कहते हैं, सॉरी दरी क्या, कहीं भी बैठिए ना महाराज।
इसके बाद देखिएगा नॉर्थब्रुक के शासनकाल के बारे में बताया जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी, एक सोसाइटी था, कौन सा, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये आपका मैडम ब्लातवर्स्की, कौन, मैडम ब्लातवर्स्की और कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट के द्वारा जो है 1875 ईस्वी में किया गया था, जो कि कहां स्थापना हुआ था, न्यूयॉर्क में स्थापना हुआ था। कहां हुआ था, न्यूयॉर्क में। और ये सब किसके काल में हो रहा है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में। तो बढ़िया क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ है, 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है, तो ये किया आपका दो व्यक्ति, एक मैडम ब्लातवर्स्की और दूसरा आपका कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुआ है, ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। कहां हुआ था, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। तत्पश्चात आगे देखिएगा, आगे कहा गया है कि अलीगढ़ आंदोलन, कौन सा आंदोलन, अलीगढ़, एक आंदोलन है आपका अलीगढ़ आंदोलन। इसकी शुरुआत जो है 1875 ईस्वी में ही हुआ था। और अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था ये आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। और जो ये अलीगढ़ आंदोलन होगा किसके काल में होगा, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में होगा, क्योंकि ये कब हो रहा है, 1875 में। तो याद रखिएगा, कुका विद्रोह भी इसी के काल में हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन भी इसी के काल में हुआ, आर्य समाज का स्थापना भी इसी काल में हुआ है। इसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी इसी के काल में हुआ, नॉर्थ ब्रुक के काल में हुआ। पूछ सकता है वाइसराय के बारे में किसके काल में हुआ। इसके बाद नॉर्थ ब्रुक के बाद आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है लॉर्ड लिटन के बारे में। किसके बारे में, लॉर्ड लिटन के बारे में। और लिटन का जो काल है ये 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी, 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक जो है ये आपका लिटन का काल है, लॉर्ड लिटन का काल है। लॉर्ड लिटन को देखिएगा तो लिटन को जो है, लिटन ये क्या किया था, ये सिविल सेवा, जो सिविल सेवा होता था जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, आजकल यूपीएससी जिसको कहते हैं, यूपीएससी जिसको कहते हैं, वही सिविल सेवा में जो है ये उम्र घटा करके जो है 21 साल से घटा दिया। मतलब अब जो परीक्षा होगा ना वो 21 वर्ष का अभ्यर्थी नहीं देगा, 21 साल से उसको घटा दिया। जिसका 19 साल हो गया या उससे ज्यादा है तो यहां तक का विद्यार्थी जो वो परीक्षा दे सकता है। ये जो है सिविल सेवा में उम्र को घटा दिया, उम्र को घटा दिया, ताकि भारतीय जो है इससे क्या हो, हतोत्साहित हो, हतोत्साहित मतलब उत्साह पूर्वक हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि सिविल सेवा में, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, सिविल सेवा में 21 वर्ष से 19 वर्ष आयु किसने घटाया है, लॉर्ड लिटन किया है, लॉर्ड लिटन किया है, लॉर्ड लिटन किया। क्यों किया ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन किसने किया है ये याद रखना है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। इसके बाद आगे देखिएगा तो आगे कहा जाता है कि 1877 ईस्वी में, कब, 1877 1877 में जो है महारानी विक्टोरिया के लिए जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था ना, ये दिल्ली दरबार का आयोजन भी किसके काल में हुआ था, लिटन के काल में हुआ। और लिटन ही जो है दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था, दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। और इन्होंने अर्थात लॉर्ड लिटन जो है, लॉर्ड लिटन ने जो है ये अलीगढ़ में, कहा, अलीगढ़ में जो है मुस्लिम एंग्लो प्राच्य, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की जो है ये स्थापना किया था, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था। कौन किया था, लॉर्ड लिटन किया था, लॉर्ड लिटन किया था, लॉर्ड लिटन। और देखे तो कहा जाता है लिटन के बारे में कि लिटन के काल में जो है, लिटन के समय में जो है दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ये 1877 से 1880 के बीच में लड़ा गया। अर्थात अब जो दूसरा आंग्ल आपका जो है आंग्ल अफगान युद्ध हो रहा है ना, मतलब अंग्रेज और अफगान के बीच में जो दूसरा आपका युद्ध हो रहा है ये हुआ था किसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में। कब हुआ था, 1877 से 80 के बीच में। इस बीच में जो है आपका दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध चला था, आंग्ल अफगान युद्ध चला था। और देखा जाए तो ये कहा जाता है आपका लॉर्ड लिटन के बारे में कि लिटन के काल में ही जो है 1878 ईस्वी में, कब, 1878 ईस्वी में जो है आर्म्स एक्ट पास किया गया था। आर्म्स एक्ट समझते हैं ना, आर्म्स मुंगेर का है नहीं समझते, आर्म्स मतलब गोली बंदूक पिस्टल।
अगर आप अगर उसमें पकड़ाते हैं तो उसमें आपको आप पर जो एक्ट लगता है ना, कौन सा लगता है, आर्म्स एक्ट लगता है। तो जो भी आपका अवैध जो हथियार होता है, जब भी वो आपका पकड़ाएगा तो उसमें जो एक्ट लगेगा उस एक्ट को क्या कहा जाता है, आर्म्स। ये अवैध हथियार के लिए बना था, अवैध हथियार के लिए आर्म्स एक्ट। तो सबसे पहले जो आपका आर्म्स एक्ट जो पास हुआ था वो किसके काल में हुआ था, लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। किसके काल में, लिटन के काल में हुआ था। और कब हुआ था, 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में हुआ, 78 ईस्वी में। और देखे तो कहा जाता है कि अकाल आयोग, एक आयोग था, कौन सा, अकाल आयोग। अकाल आयोग जो है, अकाल आयोग, इस अकाल आयोग का जो गठन है, इस अकाल आयोग का गठन रियड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है 1878 ईस्वी में ही किया गया था। जो आपका बंगाल बिहार में जब अकाल लगा था ना, उसी सब को समाप्त करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। वो आयोग कौन सा था, अकाल आयोग, अकाल आयोग। और उस अकाल आयोग का जो अध्यक्षता किया था, कौन किया था, रियड स्ट्रेची। और रियड स्ट्रेची जो किया था ये आपका कब किया था, 1878 में, 1878 में। रिचर्ड है ये, रिचर्ड स्ट्रेची, इसके काल में जो है किया था। और आगे अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है लॉर्ड रिपन के बारे में। किसके बारे में, रिपन। और रिपन का जो काल रहा ये 4 साल का रहा, 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक, 1880 से 1884 ईस्वी, 84। चलिए, कहा जाता है रिपन के बारे में क्या, तो ये कि लिटन के बाद, लॉर्ड लिटन के बाद जो है रिपन जो है ये भारत का नया वायसराय बना था। बिल्कुल, जब लिटन का शासनकाल खत्म होगा तो अगला कोई ना कोई वायसराय आएगा, और उसी क्रम में जो लिटन के बाद आया था वो रिपन आया था। कौन आया था, रिपन बना है। और रिपन का बात कीजिएगा तो रिपन के समय में जो है, लॉर्ड रिपन के समय में ही जो है आपका प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को जो है लागू किया गया था। कौन सा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो लागू हुआ है ये किसके काल में हुआ था, रिपन के काल में हुआ था। और प्रथम फैक्ट्री जो ये आपका आया था, क्यों आया था, तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसलिए आया था ताकि बाल श्रम से जो है इसको बचाया जाए। बाल श्रम मतलब बच्चा, छोटे बच्चा से जो है, जिसका एज नहीं, जो नाबालिग है उससे जो है मजदूरी नहीं करवाया जाए, इसको लेकर के जो है सबसे पहले प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था। ये किसके काल में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम क्यों आया है, तो ये आया था बाल श्रम से बचाने के लिए, मतलब बच्चा को जो है मजदूरी से बचाने के लिए, ठीक है ना, ये बाल श्रम से संबंधित था। और बात कीजिएगा रिपन का, तो प्रथम नियमित जनगणना, नियमित मतलब हो जाता है प्रत्येक 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर। नियमित मतलब अब जो है नियम बन गया है, वो जो आपका प्रत्येक 10 वर्ष पर आपका जनगणना होगा ही होगा। तो प्रथम बार मतलब पहली बार जो आपका नियमित जनगणना जो हुआ था वो 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1881 ईस्वी में। फिर अगला जो होगा वो 1891 में होगा, 1891 में। इस तरह से जो नियमित आपका जनगणना सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था ये किसके काल में हुआ है, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ है, लॉर्ड रिपन। और एक क्वेश्चन इससे पहले हम आपसे बताए हुए थे, देख लीजिएगा नोट्स में, कि जनगणना का भी शुरुआत हुआ था, दूसरा उस समय गवर्नर जनरल था। जनगणना इससे पहले भी चर्चा हुआ है ना कि जनगणना का शुरुआत, लेकिन पहली बार नियमित मतलब अब 10 वर्ष पर जो चलेगा, प्रत्येक 10 वर्ष पर जो अब जनगणना चलेगा, वो किसके काल में ये प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में। अंकुश कुमार, गुड मॉर्निंग सर, कौन सा सब्जेक्ट है सर बताइए, काहे क्लास कर रहे हैं जी जब आपको पता ही नहीं है कौन सा सब्जेक्ट है। लॉर्ड रिपन का चर्चा कहाँ है, हद आदमी है जी, मुंह उठा करके सुबह सुबह चल आते हैं लाइव क्लास में। आगे, तो पहली बार जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। आगे अगर हम बात करें तो कहा जाता है स्थानीय स्वायत्त सरकार, स्थानीय
स्वायत्त सरकार की जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था आपका 1882 में, और स्थानीय स्वायत्त सरकार का जो शुरुआत हुआ था किसके काल में? रिपन के काल में। अब स्थानीय स्वायत्त सरकार क्या हुआ? स्थानीय मतलब जो है आपका लोकल स्तर पर, लोकल स्तर पर जो सरकार का गठन होता था, लोकल स्तर पर जो सरकार का गठन होता था, उसकी शुरुआत जो हुआ था किसके काल में हुआ था? रिपन के काल में हुआ था। किसके काल में? रिपन। और स्थानीय स्वायत्त सरकार का शुरुआत कब हुआ है? 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। इसके बाद रिपन को जो है, रिपन को स्थानीय सरकार, स्थानीय मतलब लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत जो है ये 1882 ईस्वी में ही हुआ है। मतलब ये कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर जो सरकार की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है ना, स्थानीय सरकार को शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है ये किसको जाता है? तो ये जाता है आपको रिपन को। किसको जाता है? रिपन को। और स्थानीय सरकार का शुरुआत रिपन कब किया है? तो ये किया था 1882 में, 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि इन्हें स्थानीय सरकार का पिता कहा जाता है। बात वही हुआ, श्रेय दिया गया सबसे पहले रिपन को, तो पिता तो उसी को कहा जाएगा। तो स्थानीय सरकार की शुरुआत सबसे पहले आपका रिपन किया था, वही लाइन यहां पर ट्रांसफर कर लीजिएगा। श्रेय जो जाता है सबसे पहले किसको जाता है? लॉर्ड रिपन को जाता है, लॉर्ड रिपन को जाता है। और अब बात करते हैं रिपन के ही काल का, तो कहा गया है क्या कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद, जब दयानंद सरस्वती का मृत्यु हो गया, जब दयानंद सरस्वती का मृत्यु हो गया, उनके मृत्यु के बाद जो है 1883 ईस्वी में, कब? 1883 ईस्वी में, 1883 में जब इसका मृत्यु हो गया था, वही दयानंद सरस्वती हैं, वही दयानंद सरस्वती हैं जो कौन सा समाज का स्थापना किए थे? आर्य समाज का स्थापना किए थे। तो आर्य समाज का जो स्थापना हुआ है किस वायसराय के काल में हुआ है? अभी आपको बताए हैं, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था वो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में हुआ। और आर्य समाज का स्थापना कब हुआ है? 1880 कितना दिया हुआ है उसमें हो? अरे आर्य समाज का स्थापना 1875। और बताइए आर्य समाज का स्थापना किस स्थान पर किया गया? कौन सी जगह पर हुआ है? मुंबई, मुंबई में हुआ था। तो अभी तुरंत ने बताया, कैसे भूल जा रहे हैं? तो देखिए आर्य समाज का स्थापना किसने किया है? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ है? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ है? 1875। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुआ है? मुंबई में। और वही आर्य समाज का स्थापना जो दयानंद सरस्वती जी किए थे, उनका मृत्यु किसके काल में हुआ है? रिपन के काल में। किसके काल में? रिपन की। और दयानंद सरस्वती का मृत्यु कब हुआ है? 1883। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसके बाद देखिएगा कहा गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त कर दिया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन समाप्त किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो कोई भी समाचार पत्र छापता था ना, उस पर जो है ना ये एक्ट लागू हो जाता था। ये एक्ट लागू होता था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये लागू करने के बाद उसका जो प्रेस रहता था ना वो बंद हो जाता था। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है अब जो है ये समाप्त कर दिया था। कौन समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन। इसके बाद एक था आपका इल्बर्ट बिल विवाद। ये इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में उत्पन्न हुआ था। किसके काल में हुआ था? रिपन के काल में हुआ था, रिपन के काल में। और आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। रिपन के बाद जो आगे आपका बनता है, कौन बनता है? डफरिन। कौन बनता है? डफरिन। डफरिन का बात कीजिएगा तो डफरिन का काल कब से कब तक है? 84 से 88, 84 से 88, 8084 से 8088। आगे चलिए डफरिन को देखते हैं। डफरिन, डफरिन का अगर हम बात करें तो डफरिन के बारे में क्या कहा जाता है? डफरिन के बारे में कहा जाता है कि डफरिन के काल में जो है, डफरिन के काल में
इनके समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है आपका स्थापना हुआ था। किसके काल में? डफरिन के। इसका काल देखिएगा 1884 से 88, इस बीच में कौन सा ईस्वी आएगा? 85। अब देखिएगा तो इनके ही काल में यानी डफरिन के ही काल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और आजकल देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है क्या? INC। देखें आप लिखा कहीं भी देखिएगा INC ही लिखा मिलेगा, INC ही मिलेगा। जैसे आपका RJD, BJP, JDU, CPI, CPM, उसी तरह कांग्रेस को लेकर के जो इसका शॉर्ट नाम यूज होता है क्या होता है? INC। इसका मतलब हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। INC का मतलब सीधे समझ जाइएगा कांग्रेस, इसका फुल फॉर्म वो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना आपका लॉर्ड डफरिन के ही काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। और लॉर्ड डफरिन के काल में जो है सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना जो है एक अधिकारी था जो कि रिटायर था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। देखा जाए तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, इसका मूल उद्देश्य जो था, इसका मूल उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना, भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना। इस उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और यह बात उसी समय कहा गया था कि जब भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगा तो इस संस्था को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, इस संस्था को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। इस उद्देश्य से कांग्रेस का स्थापना हुआ था। समझे ना कांग्रेस का स्थापना क्यों हुआ था? और देखा जाए तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये आपका 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ था जो मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये मुंबई में हुआ था। और इसी अधिवेशन में इसका जो है स्थापना हुआ था। स्थापना जगह बता दिए, डेट बता दिए, किसने किया, क्यों किया, वो सब हम इसमें बता दिए। कांग्रेस के बारे में शॉर्ट फॉर्म में इतना ही आपसे पूछता है। देखा जाए डफरिन के बारे में कहा जाता है कि डफरिन के ही समय में जो है, डफरिन के समय में ही सिविल सेवा में जो है सुधार, सिविल सेवा में जो है सुधार और एचिसन कमिटी, एक कमिटी था कौन सा? एचिसन कमिटी का जो है गठन हुआ था। यानी कि सिविल सेवा में सुधार को लेकर के जो है आपका एचिसन समिति वगैरह का गठन हुआ था। ये सब किसके काल में हुआ है? डफरिन के काल में हुआ। किसके काल में? डफरिन के काल में हुआ है। और देखा जाए तो डफरिन के समय में ही जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, वही बर्मा है जिसको आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं? बर्मा को आज हम क्या कहते हैं? कौन देश? म्यांमार। कौन सा देश कहते हैं? म्यांमार। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये किसके काल में हुआ है? ये आपका डफरिन के काल में हुआ है। डफरिन के काल में हुआ, डफरिन के काल में ही। और बर्मा का शासक कौन? रत्नागिरी। बर्मा का जो शासक था इसको रत्नागिरी महाराष्ट्र में जो है निर्वासित कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ जब आपका तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और उसमें जब बर्मा हार गया था, बर्मा जब हार गया था तो उस समय जो बर्मा का जो शासक होता था ना, म्यांमार, बर्मा मतलब म्यांमार, उस समय जो वहां का शासक होता था जब वो हार गया तो उसको निर्वासित कर दिया। निर्वासित मतलब वहां से दूसरे जगह भेज देना, निकाल दिया उसको। वहां से निकाल करके कहाँ निर्वासित कर दिया? तो रत्नागिरी में जो है निर्वासित कर दिया। रत्नागिरी का आम बहुत ज्यादा फेमस है, रत्नागिरी आम, रत्नागिरी मैंगो जो है बहुत ज्यादा फेमस है। और रत्नागिरी आपका कहाँ पड़ता है? तो रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में है। तो इसको जो है आपको वहां का शासक को निर्वासित कर दिया गया था रत्नागिरी में। ये सब किसके काल में हुआ है? डफरिन के काल में हुआ। डफरिन। और जब कोई भी देश हारेगा तो स्वाभाविक है उस पर अपना अधिकार कर लेगा। बर्मा हारा तो बर्मा का क्या कर लिया गया? अधिग्रहण कर लिया, अपने अधीन कर लिया था अंग्रेज। और देखा जाए तो कहा जाता है 1887 में, कब? 1887 में 1887 में जो है इनके ही काल में अर्थात डफरिन के काल में, किसके काल में? डफरिन के काल में जो है
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ है? 1887 में। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्थापना, जिसे इलाहाबाद पढ़ने के लिए इलाहाबाद कहते हैं। क्या कमेंट है? बहुत लंबा चौड़ा है भैया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी क्लास एक साथ करने में टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भैया खाना बनाने खाने में लेट हो जाता है। ठीक है, और क्या लिखे हैं? रिक्वेस्ट आपका फुलफिल करेंगे हो, इसलिए खाना बनाने खाने में लेट हो जा रहा है क्योंकि सुबह से लगातार क्लास हो जा रहा है। इसलिए पॉलिटी का क्लास शाम में कर दीजिए ना प्लीज। पॉलिटी का तो शाम में नहीं करेंगे, लेकिन हम इसका उपाय निकाल लिए हैं, आपको बता देते। देखिए, अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि 7 बजे में जो है आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का क्लास होता था 7:15 से लेकर के 8:15 तक, उस इंडियन ज्योग्राफी के क्लास को जो है अब हम समय में उसको वहां से हटा लिए हैं, उसको कटौती करके कहाँ फेंक दिए हैं? शाम में 5 बजे फेंक दिए, शाम में 5 बजे फेंक दिए। ठीक है, तो आपका 7 बजे से तो क्लास है नहीं, 8 बजे तक आप फ्री हैं। 8 से साढ़े आठ मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास, 8:30 से 9:30 दुबे सर का क्लास, 9:30 से 10:30 पॉलिटी का क्लास। 3 क्लास आपका सुबह में है 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक आपका पॉलिटी का क्लास है। 3 क्लास सुबह में हो गया। आप 8 बजे तक खाना बना सकते हैं। 8 बजे तक अगर चाहिएगा, जैसे उठते हैं, अगर आसकत नहीं है, अब क्लास रहता तो आना तो था ही आपको, क्लास नहीं है तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। तो 8:30 बजे तक आप खाना बना ली, सॉरी 8:15 बजे तक आप खाना बना करके आप अपने क्लास में लग जाइए। पुनः आपका क्लास जब 10:30 बजे में 11:30 बजे में खत्म होगा तो खा लीजिए, खा करके फिर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। फिर शाम में क्या रहेगा, तो आप 5 से 6 आपका 1 घंटा का क्लास रहेगा, 5 से 6 1 घंटा का क्लास रहेगा, तो 5 से 6 आप उसको कर सकते हैं। तो इसलिए हम टाइम में चेंजिंग तो किए, एक क्लास को सुबह से हटा करके आगे फेंक दिए हैं, बाकी तो सब कुछ कर ही सकते हैं आप आगे। तो देखा जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो स्थापना हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्थापना ये कब हुआ है? 1887 में। और ये किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के काल में। डफरिन के बाद जो आगे बनता हुआ आपका लैंसडाउन, कौन है आपका? लैंसडाउन। लैंसडाउन का शासन काल देखिएगा 88 से लेकर के 94 तक है। 88 से लेकर के 94 तक है। ये भी ठीक है भैया, हमको कोई एक ही क्लास शाम में चाहिए था। थैंक्स भैया, चलिए आपके लिए कर दिए। आपके बोलने से पहले ही हम फैसला ले लिए थे, सुबह में 5 बजे नींद खुला उसी समय। चलिए लेंस डाउन, अब देखते हैं लेंस डाउन को। किसको? लेंस डाउन को। लेंस डाउन का देखिएगा तो इसका काल जो है आपका 1888 से लेकर के 1894 तक। अच्छा, रिवीजन आर कर रहे हैं कि नहीं, कि हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं? एंशियंट आर का कर रहे हैं ना? एंशियंट को रखे नहीं ना नोट्स को समेट करके? पढ़िए, एंशियंट को पढ़िए, जो हम पढ़ा दिए ना उसको अब वही चीज को बार बार पढ़िए। लगेगा कि हो पढ़ लिए, क्या पढ़े, उसको पढ़िए। देखिए आप पढ़ करके लूसेंट ऑब्जेक्टिव लिए हैं? लूस अरे वो हरका वाला नहीं, ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लीजिए। एंशियंट हम पढ़ा दिए हैं ना, आप भी पढ़ लिए हैं ना। अब बैठिए उसके जगह पर, एंशियंट को लेकर के बैठिए, और उसके बाद क्या करना है, उसमें जो है ना क्वेश्चन पढ़ करके आप अपने से बनाइए। टोटल क्वेश्चन जो है ना, एक कॉपी पर ABCDEFG जो भी उसका ऑप्शन रहता है ना उसको लिखिए, लास्ट में जाकर के आंसर से मिलाइए। देखिए आपका कितना सही हुआ है, तब ना पता चलेगा आपको कितना याद है। जो याद रहेगा वो तो याद है, जो याद नहीं रहेगा उसको आप पढ़ लीजिए, उसको पढ़ करके याद कर लीजिए। तो अभी से कुछ कुछ काम आप अपने से कीजिए ना, मेरे भरोसे काहे उतना बैठते हैं। तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लीजिए, प्राचीन पढ़ा दिए हैं, उधर से आप जो है केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं, फिजिक्स आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े नहीं पता है, पूरा फिजिक्स शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं। आप तो आते थे ना नर्सरी शुरू से, नीचा जब रूम था नीचा में जो फिजिक्स चल रहा था, नीचा वाला अप्रेस पढ़े हैं ना, तो बढ़िया बात है। तो अब जो है ना जो जो पढ़ लिया ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव अब आप लोग बनाइए लूसेंट का लेकर के। लूसेंट ऑब्जेक्टिव लीजिएगा ना, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव है,
एक दो किताब हम आपको सजेस्ट करते हैं तो लीजिए, अभी लूसेंट बोल रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, उसका ले करके प्राचीन पढ़ लिए, उसको बनाइए। मॉडर्न में आप देख रहे हैं गवर्नर जनरल पढ़ लिए, बंगाल का गवर्नर पढ़ लिए, गवर्नर जनरल पढ़ लिए, वायसराय पढ़ रहे हैं, तो इस सबसे क्वेश्चन आप लोग बनाइए। देखिए टेस्ट में क्वेश्चन टकराता है ना, आ तो रहा है ना, पिछला टेस्ट में भी कुछ गवर्नर से क्वेश्चन था, वो हम देख रहे थे, जब हम टाइपिंग करते हैं तो देखते हैं। तो कम से कम आप ये देखिए कि हम पढ़ रहे हैं तो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। हाँ, तो इसको लेकर के बार बार रिवीजन, जो गलत हो रहा है ना उसको याद कीजिए, उसको याद करते जाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो देखिए लेंस डाउन को, लेंस डाउन का बात कीजिएगा तो लेंस डाउन के समय में जो है, लेंस डाउन के समय में जो है दूसरा फैक्टरी अधिनियम पास किया गया था। पहला फैक्टरी अधिनियम आया था जिसमें आपका बाल श्रम पर जो है रोक लगाया गया था, यानी बच्चा से जो है मजदूरी वगैरह करवाने के संबंध में वो था, और अब जो है उस पर युक्ति युक्त रोक लगाया गया। दूसरा आपका जो फैक्टरी अधिनियम आया था ये कब आया है, ये आया आपका 1888 ईस्वी में ही आया था। ये किसके काल में आया था, लेंस डाउन के काल में आया, लेंस डाउन। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, एक अधिनियम इसी के काल में जिसको पॉलिटी में आप पढ़िएगा, संवैधानिक इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में पढ़िएगा, एक भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1892 ईस्वी में, जो कि लागू किया गया था 1892 में। ये सब किसके काल में आया था, ये आया था आपका लेंस डाउन के ही काल में। और पॉलिटी में डिटेल से पढ़िएगा कि 1892 का जो आपका भारत परिषद अधिनियम था, इसमें क्या क्या प्रावधान था, क्या क्या बातें इसमें कही गई थी। और बात करें तो 1893 ईस्वी में, 1893 में जो है ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में जो है सीमांकन को लेकर के, सीमांकन मतलब सीमा, बॉर्डर, बाउंड्री जिसको कहते हैं, सीमांकन को लेकर के जो है डुरंड आयोग का जो है गठन किया गया था। और आप लोग जानते भी हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा सीमा बनाती है, तो ये है आपका डुरंड रेखा। कौन सा है, डुरंड रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डुरंड आयोग का गठन किया गया था, ये कब हुआ था, 1893 में हुआ था। और ये जो डुरंड आयोग का गठन किया गया था, इसी आयोग के नाम पर भी उस जो है वो बॉर्डर का नाम रखा गया। वो कौन सा था आपका, डुरंड रेखा। कौन सा था आपका, डुरंड रेखा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखिएगा आगे कहा जाता है कि 1893 में 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद, कौन, स्वामी विवेकानंद जो है ये विश्व धर्म संसद में जो है भाग लेने के लिए शिकागो पहुंचे थे। सबसे पहले जो है, सबसे पहले भारत की तरफ से विश्व धर्म संसद में जो है भाग लेने के लिए गए थे, वो कौन गए थे आपका, स्वामी विवेकानंद गए थे। और ये कब गए थे, 1893 में, 1893 में गए थे, 1893 में गए थे, 1893 में। इसके बाद बात करें तो कहा गया है कि सिविल सेवा का विभाजन, सिविल सेवा का विभाजन जो है साम्राज्य प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवा के रूप में जो किया गया था, ये सब किसके काल में किया गया है, लॉर्ड लैंसडाउन। अब यहां पर दिया है सिविल सेवा का विभाजन, साम्राज्य प्रांतीय और अधीनस्थ सेवा। तो आज आप लोग सबसे पहले आया था आपका सिविल सेवा, वो संघ के स्तर पर था, संघ लोक में आता था, संघ लोक सेवा आयोग। मतलब केवल और केवल जो आजकल देखते हैं ना, आपका 2 पीसीएस होता है, एक आपका यूपीएससी होता है, एक स्टेट पीसीएस होता है, एक स्टेट पीसीएस होता है। मतलब संघ भारत के लिए ओवरऑल के लिए आपका यूपीएससी, प्रत्येक राज्य के लिए उसका पीसीएस होता है। जैसे भारत के लिए क्या है, बीपीएससी, भारत के लिए बीपीएससी, झारखंड के लिए क्या है, जेपीएससी, झारखंड के लिए जेपीएससी, उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी, यूपी पीएससी, ये यूपी के लिए है। तो वही है आपका कि इसका विभाजन हो गया और साम्राज्य प्रांत के लिए और अधीनस्थ के लिए इसके जो है इसको 2 भाग में बांट दिया गया। मतलब संघ के लिए अलग, राज्य के लिए अलग जो है आपका अब लोक सेवा, सिविल सेवा का जो है विभाजन हुआ था। ये सब किसके काल में हुआ है, लैंसडाउन के काल में हुआ, लैंसडाउन के काल में हुआ, लैंसडाउन।
और देखिए लैंसडाउन के काल में जो है आपका एक विद्रोह हुआ था, जो कि कहां हुआ था, मणिपुर में। मणिपुर में भी जो विद्रोह हुआ था ये किसके काल में हुआ था, आपका लैंसडाउन के ही समय हुआ, लैंसडाउन में, लैंसडाउन। और जो हम अभी पढ़े थे भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें जो है एक प्रावधान किया गया था क्या, तो अब जो है अप्रत्यक्ष चुनाव, क्या, अप्रत्यक्ष चुनाव सिद्धांत जो है ये भारत में शुरू किया जाएगा। मतलब भारत में जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, भारत में जो सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ये किस वायसराय के काल में हुई थी, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुई थी। किसके काल में, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ है, तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1892 में, 1892 में, 1892 में। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे चलिए, आगे अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो लॉर्ड एल्गिन के बारे में। किसके बारे में, एल्गिन के बारे में। देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को। एल्गिन द्वितीय का शासन काल अगर देखिएगा तो एल्गिन द्वितीय का जो शासन काल है, इसका शासन काल है आपका 1894 से लेकर के 1899, 1894 से लेकर के 1899 ईस्वी, 99 ईस्वी। किसका ये शासन काल है, एल्गिन द्वितीय का, एल्गिन द्वितीय का। एल्गिन द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इसके काल में जो आपका मुंडा विद्रोह हुआ था, और ये मुंडा विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था, एक जनजातीय विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह किस वायसराय के काल में हुआ है, एल्गिन द्वितीय के काल में, एल्गिन द्वितीय के काल में। और मुंडा विद्रोह का जो नेता था, मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो कौन था, आपका बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा था। एक मिनट मेरा मोबाइल देखिए, आज मुंडा विद्रोह का 150वीं शायद जयंती भी है, 150वीं ऐसे जयंती भी है। बिरसा मुंडा का ही है या किसी का है, मेरा ध्यान से थोड़ा सा उतर रहा है। अभी देखिए, अभी सुबह सुबह ही हम देखे हैं उसको। हाँ, आज बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती है। बोले ना हम कहीं देखे थे आज। देखिए सो क्या हुआ, 150, 150वीं मतलब क्या हुआ, 150। तो सौभाग्य मेरा कि हम एल्गिन द्वितीय को पढ़ रहे हैं, उसी में एक आपका विद्रोह चलाया, कौन सा, मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह आया, मुंडा विद्रोह। और इस मुंडा विद्रोह का जो प्रणेता था, इस मुंडा विद्रोह का जो प्रणेता था, वो प्रणेता कौन था, तो इसका प्रणेता था आपका बिरसा मुंडा। कौन था आपका, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का बात कीजिएगा तो वही बिरसा मुंडा है, वही बिरसा मुंडा है जिनका आज जो है 150वीं जयंती है। क्या है आज आपका 150वीं, 150वीं। याद रखिएगा इनका जयंती कब मनाया जाता है, तो आज क्या तारीख है, 15 नवंबर। प्रत्येक साल जो है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाया जाता है, 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। तो मुंडा विद्रोह का प्रणेता कौन था, इसका प्रणेता था बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। और हम बात करें एल्गिन के बारे में, तो एल्गिन के बारे में कहा जाता है कि चापेकर बंधु, चापेकर बंधु एक राजनेता हुआ, कौन, चापेकर बंधु। इनके द्वारा जो है ब्रिटिश अधिकारियों और उसकी जो है हत्या कर दिया गया था। ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी का जो है हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा कर दिया गया था, चापेकर बंधु के द्वारा, चापेकर बंधु के द्वारा। और एल्गिन के काल में ही जो है भारतीय राजनीति में गरम दल, भारतीय राजनीति में गरम दल का उदय होने लगा था। और आप लोग जानते हैं कि आगे चल करके जो है आपका कांग्रेस का ही कुछ व्यक्ति जो है वो बट गया था, जिसमें दो संस्था निकला था, एक गरम दल निकला था, एक नरम दल निकला था। कौन सा निकला था, एक गरम दल और एक नरम दल। और इस गरम दल में जो मूल रूप से जो नाम आता है ना, गरम दल में जो मूल रूप से नाम आता है, लिख लीजिएगा, लाल, बाल और पाल। ये तीन व्यक्ति का जो है, ये तीन व्यक्ति का जो है नाम मूल रूप से किस में आता है, गरम दल में आता है। गरम दल में नाम, गरम दल। लाल मतलब हुआ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय,
बाल मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। पाल मतलब हुआ बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। ये तीन व्यक्ति का संबंध देखिएगा, तीन व्यक्ति का संबंध किससे था? तो तीन व्यक्ति का संबंध गरम दल से था। किससे था? गरम दल से, गरम दल से, याद रखिएगा। और गरम दल का जो उदय, मतलब ये लगने लगा था कि अब गरम दल जो मतलब जो है उग्र कोई ना कोई जो है नेता निकल रहा है, ये सब किसके काल में हुआ था? एल्गिन द्वितीय, एल्गिन द्वितीय काल में। और एल्गिन प्रथम का जो है ये पुत्र था, मतलब एल्गिन द्वितीय जो था, एल्गिन द्वितीय जो था ये किसका बेटा था? एल्गिन प्रथम का बेटा था, एल्गिन प्रथम का बेटा था। और ये अपना नाम एल्गिन द्वितीय रखा, एल्गिन द्वितीय रखा था। एल्गिन प्रथम का बेटा कौन? एल्गिन द्वितीय। तो कोई कहीं पूछेगा तो ये बना दीजिएगा। आगे बढ़िएगा। कहा जाता है एल्गिन द्वितीय के बारे में कि एल्गिन द्वितीय जो है यह एक आर्थिक सुधारक भी था। मतलब आर्थिक मतलब क्या हुआ? आर्थिक, आर्थिक मतलब आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन कैसे सुधारा जाएगा। अगर हम भारत में शासन कर रहे हैं, भारत में राज कर रहे हैं, तो भारत का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इसका इकोनॉमिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सब कैसे सुधार होगा। ये सब जो गुण था ना, ये सब गुण आपका किसमें था? तो ये सब गुण आपका जो है एल्गिन द्वितीय में था। किसमें था? एल्गिन द्वितीय में था। और एल्गिन द्वितीय ने एक केंद्रीय सेनापति की जो है नियुक्ति किया था। मतलब केंद्रीय सेनापति सेंट्रल लेवल का जो है, सेंट्रल लेवल का एक सेनापति, मतलब जितना भी सेना है, जितना भी सेना अभी भी देखते हैं, जो भी सेना रहता है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये तीन सेना का एक एक कोई ना कोई चीफ कमांडर होता है, एक कोई ना कोई चीफ कमांडर होता है जो कि पूरा का नेतृत्व करता है। जो वो चीफ कमांडर बोलेगा वही जो है वो करेगा। और देखा जाए तीनों सेना को मिला दीजिएगा, तीनों सेना का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का कौन होता है कमांडर? राष्ट्रपति। ये तीनों सेना किसके अधीन रहता है? राष्ट्रपति। उसी तरह सेंट्रल लेवल का एक सेनापति नियुक्त किया था। कौन नियुक्त किया था? एल्गिन द्वितीय, एल्गिन द्वितीय, एल्गिन द्वितीय। और कहा जाता है कि शब्द कौन? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम को पहली बार जो है 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है सबसे पहले गाया गया था। वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था कब? 1896 में, 1896 में। और ये शायद कलकत्ता में हुआ था, शायद ये कलकत्ता में हुआ था, हम ये रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, शायद। ठीक है ना? तो ये सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। कब? 1896 में, 1896 में। इसके बाद देखिएगा आगे कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने, कौन? स्वामी विवेकानंद ने जो है 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ है? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। जितना भी आयोग अभी तक आपको देखने को मिला है, जितना भी संस्था देखने को मिला है, कौन किया है, कब किया है, कहाँ हुआ, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चाहे आर्य समाज हो, ये आपका जो है रामकृष्ण मिशन हो, और कुछ संस्था आया था, बाल श्रम को लेकर के आपका आया था, फैक्ट्री अधिनियम आया था, ये सब को जो है आप लोग देखते रहिएगा। उससे पहले भी हम आपको बहुत कुछ बताए हैं। ठीक है। और अकाल आपका जो है पहले आपका बंगाल बिहार में तो पड़ा ही था, लेकिन एल्गिन द्वितीय के काल में जो है 1896 ईस्वी में, एल्गिन द्वितीय के काल में जो है 1896 ईस्वी में जो है भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। पूरे अब जो है भारत में जो है अकाल पड़ा था। किसके काल में पड़ा था? एल्गिन द्वितीय के काल में। एल्गिन द्वितीय के काल में भयंकर अकाल पूरे भारत में पड़ा था। और एक अकाल आयोग की जो है तब स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना करके जो इसका अध्यक्षता किया था वो किया था आपका लॉयल। कौन किया था आपका? लॉयल, लॉयल, लॉयल। कहता है कि हम तुम्हारे लिए लॉयल हैं, हम तुम्हारे लिए लॉयल। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं कहता कि हम एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना चाहिए। ये लॉयल, लॉयल समझते नहीं, इसको फील कर सकते हैं। मतलब तुम अगर खा रहे हो तो तुम उसको बताओ हम अभी खा रहे हैं, तुम अभी हगने जा रहे हो तो उसको बताओ हम अभी जा रहे हैं, सब कुछ उसको बताना है। तो वही हुआ है, लॉयलिटी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो इसका जो अकाल आयोग का अध्यक्ष था वो कौन था? लॉयल था। कौन था? लॉयल था, लॉयल। आगे आगे जो बनता है एल्गिन द्वितीय के बाद वो कौन बनता है आपका?
लॉर्ड कर्जन। कौन बनता है? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का जो काल है 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। 1899 से लेकर के कब तक? 1905 ईस्वी तक। ये किसका शासन काल है? लॉर्ड कर्जन का। कर्जन का सब इंपोर्टेंट ही है, कुछ ना कुछ काम किया, इंपोर्टेंट ही है। देखते हैं कर्जन को। कर्जन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है एंड्रयू फ्रेज की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? एक अंग्रेज का नाम आता है एंड्रयू फ्रेज। एंड्रयू फ्रेज। एंड्रयू फ्रेज की अध्यक्षता में जो है एक पुलिस आयोग की स्थापना किया था। अब देखिए धीरे धीरे पुलिस का भी जो है गठन किया जाना शुरू हो गया। तो पुलिस आयोग की जो गठन किया था ये किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। अध्यक्षता कौन किया था? एंड्रयू फ्रेज किया था। एंड्रयू फ्रेज किया था। एंड्रयू फ्रेज। और कर्जन जो है, कर्जन एक विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया। मतलब ये सब का उद्देश्य ये होता था, कोई भी आयोग का गठन हो रहा है ना, इसका उद्देश्य एक होता था, जैसे पुलिस आयोग का गठन हुआ है तो अब ये देखेगा कि पुलिस थाना कहाँ कहाँ देना चाहिए, किस किस स्थान पर देना चाहिए। अब एक आपका यूनिवर्सिटी आयोग, यूनिवर्सिटी कमेटी का गठन हो रहा है, तो अब उस आयोग का काम क्या रहे? आयोग में कुछ सदस्य होता है और उस सदस्य का काम क्या रहता है कि जिसके लिए आपको गठन किया गया है, आप देखिए कि उसकी जरूरत कहाँ है, उसकी जरूरत कहाँ है, वहां वहां जो है वो चीज स्थापित किया जाएगा। वो चीज वहां वहां जो है क्या होगा? स्थापित होगा। वो चीज स्थापित होगा। तो ये सब का उद्देश्य वही था कि कहाँ क्या स्थापित होगा, ये लेकर के जो ये सब का गठन हो रहा था। और लॉर्ड कर्जन ने जो है भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम को 1904 ईस्वी में पास करवाया था। कब पास करवाया है? 1904 ईस्वी में जो है इसको पास करवाया है। कौन पास करवाया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने जो है एक वाणिज्य और एक उद्योग विभाग भी स्थापित किया। वाणिज्य, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट और उद्योग, इंडस्ट्री को लेकर के जो है आपका विभाग बना रहा है। अब बताइए, उद्योग के लिए विभाग बना रहा है तो विभाग का क्या काम रहेगा? उद्योग स्थापित करने के लिए। वाणिज्य स्थापित कर रहा है तो वाणिज्य को लेकर के कहाँ कहाँ कृषि में क्या सुधार होना चाहिए, नहीं सुधार होना चाहिए, किसको कौन सा फसल मिलना चाहिए, उसको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, उद्योग कहाँ पर नहीं है वहां पर उद्योग लगाने के लिए सब का काम होता था। और वाणिज्य और उद्योग विभाग का स्थापना जो है ये सब किसके काल में हो रहा था? लॉर्ड कर्जन। मतलब थोड़ा बहुत अब जो है धीरे धीरे सुधार कर रहा है, थोड़ा बहुत ये धीरे धीरे अब जो है सुधार कर रहा है, सुधार कर रहा है। आगे देखिएगा तो आगे कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने ही जो है 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन की जो है घोषणा की। बहुत बढ़िया लाइन है कि बंगाल विभाजन, आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ है? 1905 में। और बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन से बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता होगा टेस्ट में। आगे आगे कहा जाता है कि इन्होंने, अर्थात लॉर्ड कर्जन ने जो है भारत में, लॉर्ड कर्जन जो है ये भारत में जो है पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था। कौन सा? पुरातात्विक विभाग। पुरातात्विक विभाग का काम क्या होता है तो समझ लीजिए, जब प्राचीन हम आपको पढ़ा रहे थे तो प्राचीन में जो है पुरातत्वविद समझा रहे थे। पुरातत्वविद का अर्थ होता है उत्खनन, उत्खनन। और वही पुरातात्विक विभाग है, इसका अर्थ होता था या इसका काम होता था कि उत्खनन करके मतलब खुदाई करके जो भी सामान मिल रहा है उस पर रिसर्च करके ये देखना कि वो कितना साल पुराना है, किस युग का है, किस काल का है, इसको लेकर के जो है पुरातात्विक विभाग को स्थापित किया था। कौन स्थापित किया था? लॉर्ड कर्जन स्थापित किया था। कौन स्थापित किया था? लॉर्ड कर्जन स्थापित किया। लॉर्ड कर्जन। आगे देखिएगा तो आगे कहा जाता है क्या? आगे कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने जो है सर जॉन मार्शल, एक अंग्रेज अधिकारी हुआ सर जॉन मार्शल को जो है पुरातात्विक विभाग का निदेशक घोषित किया था। जब पुरातात्विक विभाग का स्थापना आपका हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में, तो उस समय जब वो स्थापित हुआ था तो उसका जो अध्यक्ष बनाया था या उसका निदेशक जो बनाया था, किसको बनाया था? सर जॉन मार्शल को बनाया था। सर जॉन मार्शल को घोषित किया था। और इसके बाद जो लॉर्ड कर्जन आगे काम किया है, ये जो है एक सिंचाई विभाग भी स्थापित किया। कौन सा विभाग? सिंचाई।
अब देखिएगा आगे जब ये आपका वाणिज्य विभाग को स्थापित कर रहा है, उद्योग फैक्ट्री वगैरह लगा रहा है, कृषि में सुधार कर रहा है। अब कृषि में इसको लगा कि सिंचाई की जरूरत है। सिंचाई मतलब खेत पटाना, खेत पटाने के लिए पानी, इसको लेकर के बोर्डिंग वोडिंग का जरूरी पड़ता है। तो इसको लेकर के ये सिंचाई विभाग को स्थापित किया लॉर्ड कर्जन। और इसका जो काम होता था, क्या होता था, किसानों को जो है पानी जो है उपलब्ध करवाना, खेती को लेकर के जो है पानी उपलब्ध करवाना। खेती जो है, खेती कीजिएगा तो उसमें खाने पानी चाहिए ना, खेत पटाने के लिए पानी चाहिए। इसको लेकर के जो है सिंचाई विभाग को स्थापित किया था। कौन स्थापित किया था? लॉर्ड कर्जन। बहुत सारा काम किया है, काम याद रखिएगा, पूछ देता है सिंचाई विभाग स्थापित कौन किया है? कर्जन किया है। उसके पुरातत्व विभाग स्थापित कौन किया है? कर्जन किया है। बंगाल विभाजन का घोषणा किसने किया है? कर्जन किया है। ऐसे करके पूछेगा। वाणिज्य विभाग स्थापित कौन किया है? कर्जन किया। उद्योग विभाग स्थापित कौन किया है? कर्जन किया। ये सब कर्जन किया, याद रखिएगा इसका काम। और लॉर्ड कर्जन के बारे में आगे देखिएगा तो भारत में जो है दूसरा औरंगजेब भी जो है इसको कहा जाता है। भारत में लॉर्ड कर्जन को जो है दूसरा औरंगजेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा औरंगजेब। और लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब का जो संज्ञा दिया है, ये संज्ञा दिया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले। जी के गोखले कहीं कहीं आपको मिलेगा, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। ये आपका जो है दूसरा औरंगजेब का संज्ञा दिया था। किसको दिया था? लॉर्ड कर्जन को दिया था, लॉर्ड कर्जन। आगे देखिएगा, आगे कहा जाता है क्या, तो आगे कहा जाता है कि इसके काल में, यानी लॉर्ड कर्जन के ही काल में, लॉर्ड कर्जन के ही काल में जो है, कर्जन के ही समय में बीडी सावरकर, बीडी सावरकर ने जो है अभिनव भारत समाज की स्थापना किया। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना कौन किया है? बीडी सावरकर। पानी देखे थोड़ा। रात में आंटी का जो है ना, यहाँ पर उसकी पोती का बर्थडे था, उसमें गए हुए थे। हम्म? पराका छूट रहा था, वो तो पाती इलेक्शन वाला था। क्या हुआ? अब नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा, अब नहीं बने। कांग्रेस, कांग्रेस लेके डूब गया महागठबंधन को। उसमें भी कहा जाता है, और इसमें भी कहा जाता है, इसका आरजेडी का जो चाणक्य था संजय यादव, वो बोल रहा था कि वही पहले परिवार में आग लगवाया और उसके बाद जो है पार्टी को बर्बाद कर दिया। अजीब हाल हो गया, इतना कम सीट, सोचने वाला, अफसोस वाली बात था। क्या तेज प्रताप हार गया, उसका तेजस्वी यादव जीता है। चलिए, तो बीडी सावरकर के द्वारा एक आपका समाज का स्थापना किया जाता है जिसका क्या नाम है? अभिनव, अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज। और अभिनव भारत समाज का स्थापना जो हुआ है, ये किसने किया है? बीडी सावरकर, या इसको वीर सावरकर भी कहा जाता है। बीडी नहीं रहेगा तो वीर सावरकर रहेगा, याद रखिएगा, सावरकर याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा तो आगे कहा जाता है कर्जन के बारे में, लास्ट पॉइंट क्या कि कर्जन के काल में जो है रेलवे का जो है सबसे अधिक विकास हुआ। मतलब पटरी जो बिछ रहा था ना, सब, आप बोल रहे थे अंग्रेज 34 किलोमीटर चलाया, देखिए जो विकास हो रहा है। अरे वो तो शुरुआत किया था ना, आप पूछे थे नहीं क्वेश्चन की, तो 34 किलोमीटर अंग्रेज चलाया। अंग्रेज तो शुरुआत किया 34, लेकिन अंग्रेज में सब अंग्रेज मिलकर के इतना पूरा भारत में लगभग वो फैलाया है, भारत में फैलाया है। रेलवे का जो है सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। और कर्जन के बाद आगे हम लोग को पढ़ना है लॉर्ड मिंटो। किसको? मिंटो, मिंटो, मिंटो। क्या 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 बोले, फिर से बोलिए। 1947 तक एको भारतीय नहीं मिलेगा आपको। एगो खाली आपको जो है सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एक सिंगल भारतीय, सर सत्येंद्र प्रसाद
सिन्हा, नाम याद रखिएगा, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एकमात्र भारतीय आपको अंग्रेज अधिकारी में काम करने वाला भारतीय मिलेगा, जो पहले बार संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी का परीक्षा पास करके गया था, ठीक है, इसमें शामिल हुआ था। और उसके बाद जो है एगो आपका स्वतंत्र भारत का इक्के गो भारतीय जो आपका गवर्नर जनरल मिलेगा वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये 2 मिलेगा। इसके बाद जो भी मिलेगा 1947 के बाद मिलेगा, ठीक है। नामों से पकड़ लीजिएगा महाराज। आगे आगे आपका है मिंटो द्वितीय। कौन है? मिंटो। आजकल किसका नाम देखें, लॉर्ड मिंटो रखता है, लॉर्ड कर्जन रखता है भारत में, देखें किसी का, लॉर्ड डलहौजी किसी का नाम है? मंदोदरी किसी का नाम सुने हैं? भाई कितना पतिव्रता नारी थी, नाम सुने हैं किसी का? कोई रखता है? आगे क्या कहने के संज्ञा देने के लिए संज्ञा दे दिया, ये थोड़ी उसका कोई औचित्य नहीं है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर के 1910, 5 साल का इसका काल है। और 1905 में जो है ये भारत का वायसराय बना था, भारत का ये वायसराय बना था। और मिंटो द्वितीय के काल में जो है 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में जो आपका एक स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था किस वायसराय के काल में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में। और जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो इस आंदोलन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है एक प्रसिद्ध गीत गाया था, कौन? अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, इस गीत को लिखा। और ये अभी जो है वर्तमान में अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का जो है आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान है। जैसे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जया हो, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल उत्कंड गंगा। और आगे गलत बोलती है, अच्छा सॉरी। तो ये जो है आपका अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला ये लिखा था, कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि वर्तमान में भी बांग्लादेश का जो है आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान है। और कहा जाता है, आगे लिखा भी है, जिससे जिसे जो है ये जो आपका अमार सोनार बांग्ला था, इसको 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश सरकार ने जो है अपना राष्ट्रगान घोषित कर लिया। कब? 1971। देखें ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान प्रेग्नेंट हुआ, उससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ जो कि क्या कहलाया? बांग्लादेश। बच्चा पाकिस्तान जन्म दिया, कौन सा? बांग्ला। पूर्वी पाकिस्तान इसी को कहा जाता है, पूर्वी पाकिस्तान किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे आगे कहा जाता है कि इनके काल में, किसके काल में? मिंटो द्वितीय के काल में, मिंटो द्वितीय के काल में जो है 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने जो है पहली बार स्वराज की मांग किया। बढ़िया पॉइंट है, सबसे पहली बार स्वराज की मांग कब किया गया है? 1906 में। ये जो है 1906 आपका जो है कांग्रेस का अधिवेशन, आगे अधिवेशन जब कांग्रेस का पढ़िएगा तो आपको दादा भाई नौरोजी एक बार और पढ़ना पड़ेगा, एक बार और पढ़ना पड़ेगा। स्वराज की जो मांग सबसे पहले किया गया था, ये कब किया गया था? 1906 में। किसने किया है? दादा भाई नौरोजी किया, दादा भाई नौरोजी। और उस समय वायसराय कौन था? मिंटो द्वितीय, मिंटो द्वितीय। और मिंटो द्वितीय के समय में जो है 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने जो है पहली बार स्वराज की मांग किया था। वही सेम लाइन यहाँ पर रिपीट हो गया, एक लाइन को आप काट लीजिएगा, नहीं भी काटिएगा तो याद कर लीजिएगा। और मिंटो द्वितीय के काल में देखिएगा तो मुस्लिम लीग की जो है स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और ये बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी कहाँ है? ढाका, ढाका में हुआ था। लेकिन उस समय जो है, उस समय ये पूरा ओवरऑल क्या हुआ था? ये ओवरऑल जो है आपका भारत होता था, भारत पाकिस्तान, भारत
पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक होता था, सब एक ही था, सब एक ही था। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था ये किसके काल में हुआ है? मिंटो द्वितीय के काल में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है? 1906। देखिएगा इसी से निकलेगा अली जिन्ना, ठीक है। तो यही मुस्लिम लीग है जो भारत विभाजन का कारण बनता आगे, पाकिस्तान का मांग करने वाला यही है। अगर आज भारत पाकिस्तान एक रहता तो हिंदू मुस्लिम उतना नहीं होता, उतना नहीं होता, सब एक रहता, बहुत आगे डेवलप कर जाता, बहुत आगे। क्या सब एक तब किससे आप लड़ते, कौन चीज से आप लड़ते? हिंदू मुस्लिम आज न कर लेते हैं, पाकिस्तान है, कोई भी हमला हो रहा है आतंकवाद घोषित कर देते हैं, मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ भी हीन नज़र से देखा जाता है उसको। अगर वही एक चीज रहता तो आप में वो भावना ही नहीं रहता तो आप अपना विकास ही ना देखते। जापान इतना डेवलपमेंट है, कुछ ना कुछ तो रीजन है, रिलीजियस वहाँ पर उतना वैल्यू नहीं रखता होगा, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुआ। और मुस्लिम लीग का जो उस समय अध्यक्ष था वो अध्यक्ष था आपका आगा खां। कौन था? आगा खां। और एक और था, कौन था वो? सलीमुल्लाह। कौन था आपका? सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह है ये, सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये दोनों जो है मुस्लिम लीग का क्या था? अध्यक्ष था, अध्यक्ष था। और मिंटो द्वितीय के काल में जो है 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में जो है सूरत फूट और कांग्रेस अधिवेशन जो है ये हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, सूरत फूट और कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार आप देखिएगा, इसका काल जब देखिएगा, इसी के बीच में एक आपका काल आता है, समय आता है 1909 ईस्वी। कौन सा? 1909 ईस्वी। 1909 ईस्वी में एक जो है आपका भारत में एक्ट आता है, भारत में जो है एक आपका एक्ट आता है, और भारत में जो एक्ट आता है 1909 ईस्वी में, उसको जो हम जो जानते हैं, उसको जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। अब देखिएगा इसको तो 1909 का जो ये एक्ट था ना, इस एक्ट को कहा जाता था चार्टर एक्ट। आपका चार्टर एक्ट देखिएगा 1909 में आएगा, 1919 में आएगा, इससे पहले आपका क्या कहता है 1891 में भी आता है, ठीक है, बहुत सारा चार्टर एक्ट आता है। लेकिन 1909 के चार्टर एक्ट को मार्ले मिंटो क्यों कहा गया है? मार्ले मिंटो 1909 के एक्ट को क्यों कहा गया? कोई आप लोग में से कोई समझा पाइएगा हमको? 1909 का चार्टर एक्ट है, इसको मार्ले मिंटो एक्ट क्यों कहा गया? इसका नाम था चार्टर एक्ट। चार्टर मतलब होता एक अधिकार पत्र आता था, जो भी यहाँ पर शासन कर रहा था ना वायसराय, उसको लेकर के समय समय पर नियम कानून बनता था, पॉलिटी में देखेंगे। लेकिन इसको कहा गया मार्ले मिंटो एक्ट 1909 को। और जब 1919 आप पढ़िएगा, 1919 का चार्टर एक्ट, उसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अभी भी आगे आप देख लीजिएगा। तो वहीं आपको यह बताना है कि 1909 के चार्टर एक्ट को मार्ले मिंटो क्यों कहा गया है। चलिए, आप नहीं समझे, कहानी नहीं बनाइए। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो इसलिए कहा गया है कि 1909 का जब अधिनियम आया था ना, उस समय में जो भारत का जो वायसराय हुआ था ना, भारत का जो वायसराय हुआ करता था, वो 1909 में हुआ करता था मिंटो द्वितीय। कौन हुआ करता था? मिंटो द्वितीय। तो मिंटो द्वितीय के नाम पर एक मिंटो उसमें लग गया, मिंटो लग गया। और एक और उस समय पद जो है भारत में विद्यमान था, वो भारत का सचिव, भारत का सचिव। ये भारत का सचिव का पद जो है उस समय भारत में विद्यमान था, यानी कि भारत में था, भारत में था। तो भारत का जो सचिव उस समय हुआ करता था, उस समय जो भारत का सचिव 1909 में कौन था? तो वो था आपका मार्ले। कौन था? मार्ले। मार्ले था किस पद पर? मार्ले था आपका सचिव के पद पर। मार्ले किस पद पर? सचिव के पद पर। और मिंटो जो था, अभी तो मिंटो ही पढ़ रहे हैं आप, मिंटो द्वितीय ही पढ़ रहे हैं, मिंटो किस पद पर था? तो ये था आपका वायसराय के पद पर। किस पद पर था? वायसराय के पद पर था। और इसी कारण से 1909 के अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं।
समझे मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के चार्टर एक्ट को क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? उस समय का जो भारत का वायसराय था वो था मिंटो, और जो भारत का सचिव जो था वो था मार्ले, और उसी के नाम पर, उसी के काल में आया, उसी के नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में मिला करके कि मार्ले मिंटो अधिनियम किस एक्ट को कहा जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम किस एक्ट को कहा जाता है? तो 1909 के अधिनियम को, 1909 के अधिनियम। आगे आपको सेम क्वेश्चन बनेगा 1919 में, नाम बदल जाएगा, क्वेश्चन सेम बनेगा, ठीक है। आगे आगे पढ़ना अब हार्डिंग द्वितीय को। किसको पढ़ना है? हार्डिंग द्वितीय को पढ़ना है। और हार्डिंग द्वितीय का जो काल है, हार्डिंग द्वितीय का जो समय है, यह 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी, 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी। तो 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी अगर देखा जाए हार्डिंग द्वितीय का काल, तो कहा जाता है कि इनके काल में, मतलब हार्डिंग द्वितीय के काल में जो है बंगाल का जो है विभाजन वो रद्द हुआ था, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। जो आपका 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन आया था ना, बंगाल विभाजन आया था, ये जाकर के जो है हार्डिंग द्वितीय के काल में क्या हुआ? रद्द हो गया, रद्द हो गया, रद्द हो गया। और कहा जाता है कि इनके काल में, हार्डिंग द्वितीय के काल में ही जो है ब्रिटिश सम्राट जो सम्राट था, कौन साम्राज्य कह लीजिए या सम्राट, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ये जो है भारत भ्रमण पर आया। क्वेश्चन सिंपल में पूछा जाता है इससे कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा किस वायसराय के काल में आया? हार्डिंग द्वितीय के, या महारानी मैरी। अभी भी देखिएगा अभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होने लगा, पहले जो वहां पर राजा महाराजा सम्राट होता था, ठीक है ना। और बताना है कि महारानी मैरी किसके काल में आया था? हार्डिंग द्वितीय के काल में आया। और हार्डिंग द्वितीय के काल में भी जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इसी दिल्ली दरबार में जो है ये दोनों आया था, ये दिल्ली दरबार में आया। दिल्ली दरबार क्या होता था? तो ये एक उत्साह होता था, उत्साह मतलब एक आयोजन कर रहे हैं, फंक्शन हम कर रहे हैं, आप इसमें आइए चीफ गेस्ट बन करके, ठीक है। तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और हार्डिंग द्वितीय जो है ये अपनी राजधानी ये जो है कलकत्ता से ट्रांसफर कर लिया, कलकत्ता से जो है ये अब ट्रांसफर कर लिया, ये बदल लिया, और कलकत्ता से बदल करके ये कहाँ कर लिया? ये दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। कहाँ कर लिया? दिल्ली। पहले जो कामकाज हो रहा था वो अब कलकत्ता में हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वहां से ये सब खत्म होकर के जो है दिल्ली जाने लगा, और दिल्ली ये कलकत्ता से जो है ये अपना राजधानी बदल लिया था दिल्ली। और 1915 ईस्वी में जो है हार्डिंग द्वितीय के काल में जो है मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू महासभा की स्थापना किया। हम बार बार बोल रहे हैं, ये सब याद रखिएगा। कौन किया, कब किया, कहाँ किया, किसने किया, किसके काल में किया? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ है? 1915। कौन किया है? मदन मोहन मालवीय। किस वायसराय के काल में किया है? हार्डिंग द्वितीय के काल में, हार्डिंग द्वितीय के काल में हिंदू महासभा, याद रखिएगा, हिंदू महासभा। हार्डिंग पर जो है बम भी फेंका गया था, हार्डिंग बम कांड भी हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिएगा कि हार्डिंग द्वितीय के काल में जो है, हार्डिंग द्वितीय के समय में ही जो है 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी भारत आए। मालूम है ना, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी भारत वापस लौटे। गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, बढ़िया से डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि ये किसके काल में वापस लौट रहे हैं? हार्डिंग द्वितीय के काल में ये वापस आए थे। और 1915 में भारत आए 9 जनवरी को, और 1917 में कहाँ चल गए? चंपारण। और पहला जो सत्याग्रह भारत में शुरुआत हुआ है गांधी जी का, कहाँ से हुआ है? चंपारण से, अपने बिहार के चंपारण। यहीं से भारत की आज़ादी की जो है मांग जो है धीरे धीरे पकड़ तो पहले लिया था, लेकिन यहीं से जो है शुरुआत हुआ था। 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी भारत आए। और हार्डिंग द्वितीय के काल में जो है 28 जुलाई में जो आपका प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। पता है ना आपका प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ है?
1914। और इसमें भी कहा गया था कि भारत को कि तुम मेरे तरफ से युद्ध लड़ो, हम तुमको क्या देंगे, आजादी देंगे। यही धोखा किया गया था। भारत युद्ध में शामिल हुआ, बहुत नरसंहार हुआ, लेकिन भारत को आजादी मिला था नहीं। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हो रहा है किसके काल में हो रहा है, हार्डिंग द्वितीय। अब से पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय, पूछा क्वेश्चन पूछा हुआ, पूछ देगा क्या, प्रथम विश्व युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय था, ये था आपका हार्डिंग द्वितीय। अब पढ़ना किसको, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब तक, 1916 से 1921। 1916 से 1921 बोले थे ऊपर में। ये क्वेश्चन रिपीट होगा इसमें, आगे हम पूछ भी लेंगे। पढ़ते हैं चैम्सफोर्ड को। चैम्सफोर्ड के बारे में क्या कहा गया है, तो चैम्सफोर्ड के बारे में कहा गया है कि यह जो है लॉर्ड हार्डिंग के बाद भारत का वायसराय बना। बिल्कुल ये बना है, उसके बाद बना है, 1916 में बना है। कब बना है, 1916 में। 1916 इसके काल में भी जो है युद्ध चल रहा था, शुरुआत हुआ था उसके काल में। प्रथम विश्व युद्ध इसके काल में भी चल रहा था। और चैम्सफोर्ड के काल में ही जो है होम रूल आंदोलन, कौन सा, होम रूल आंदोलन जो है ये तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के काल में, चैम्सफोर्ड के काल में, चैम्सफोर्ड के काल में। और होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया। देखा जाए चैम्सफोर्ड, तो चैम्सफोर्ड के बारे में कहा जाता है क्या कि 1916 ईस्वी में, कब, 1916 ईस्वी में जो है इनके काल में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनके ही काल में, अर्थात 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है कौन सा समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा लखनऊ समझौता कब हुआ है, 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ है। तत्पश्चात 1917 ईस्वी में जो है चैम्सफोर्ड के ही काल में जो है, चैम्सफोर्ड के ही काल में महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। आगे आप पढ़िएगा चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत गांधी जी क्यों किए थे, तो इसलिए किए थे नकदी फसल के विरोध में किए थे। और गांधी जी को जो चंपारण बुलाया था, चंपारण का ही एक व्यक्ति था वहां का लोकल, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बुलावट पर जो है गांधी जी चंपारण आए थे। और चंपारण में जो है आपका नकदी फसल के अंतर्गत आता था आपका नील, नील के साथ साथ आता था आपका देखिएगा तंबाकू के साथ अफीम, ये सब जो आपका नकदी फसल। और जब भी आप नकदी फसल का उत्पादन कीजिएगा ना, तो आपके खेत का उर्वरा शक्ति जो है ना मर जाएगा 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, समझे। वो सब जहरीला होता है, नील का खेती करना जो है सब जहरीला होता है। और नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिसमें जो है 3 कठिया प्रणाली को लागू कर दिया था। कौन सा प्रणाली था, 3 कठिया प्रणाली। मतलब क्या था कि 1 बीघा में जो है आपको, 1 बीघा में से 3 कट्ठा में जो है आपको क्या, नील का खेती जो है करना ही होगा। 3/20 लगे लिखे, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती आपको करना अनिवार्य कर दिया था। और जैसे किसान की जो खेतों का उर्वरा शक्ति मर जाता था, उसी के खिलाफ में जो है गांधी जी यहाँ से चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किए थे। ये सब किसके काल में हुआ है, चैम्सफोर्ड। गांधी जी आए हैं किसके काल में, भारत किसके काल में, हार्डिंग द्वितीय। और आगे देखिएगा तो आगे कहा जाता है कि 1918 ईस्वी में जो है इन्हीं के काल में गांधी जी ने जो है खेरा एवं अहमदाबाद आंदोलन यानी खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद आंदोलन की जो शुरुआत किए थे गांधी जी, ये सब चैम्सफोर्ड के ही काल में किए, चैम्सफोर्ड के ही काल में किए। कब किए हैं, वर्ष 1918। और एक बढ़िया क्वेश्चन है कि चैम्सफोर्ड के काल में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक चार्टर एक्ट लाया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में सुधार को लेकर के एक चार्टर एक्ट लाया गया था। कब, 1919 में। और 1919 में जो ये चार्टर एक्ट आया था कौन सा, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लागू। तो बताइए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड इसको क्यों कहते हैं,
मॉन्टेग्यू कौन था? सचिव। और चेम्सफोर्ड वाइसराय। तो उस समय जो भारत का जो सचिव था वो था लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और जो ये आपका चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये कौन था? भारत का वाइसराय। यही दोनों के नाम पर जो है उस चार्टर एक्ट का नाम क्या पड़ गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, तो ये कब आया था आपका? 1919 में। 1919 में। पॉलिटी में और डाउट आपका क्लियर कर देंगे। और जो ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब आया था 1919 में, इस सुधार को जो है भारतीय शासन अधिनियम 1919, बात वही है, भारत 1919 का चार्टर एक्ट, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। 3 नाम से इसको जाना जाता है। और इन्हीं के काल में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के ही काल में जो है 1919 ईस्वी में आपका देखेंगे 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सब किसके काल में हुआ है? चेम्सफोर्ड के काल में हुआ। चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। और 1920 ईस्वी में जो है खिलाफत आंदोलन की भी जो शुरुआत हुआ था ना, ये सब आपका चेम्सफोर्ड के काल में। सिर्फ आप लोग पढ़िए इसके काल में क्या शुरुआत हुआ। जलियांवाला को डिटेल्स में पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सिर्फ ये याद रखिए कि ये सब किसके काल में हुआ है? चेम्सफोर्ड के काल में हुआ। चेम्सफोर्ड। और चेम्सफोर्ड के काल में देखिएगा तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया है, प्रारंभ किया गया है। सब 1920 में हो रहा, तो किसके काल में होगा? चेम्सफोर्ड के काल में होगा। चेम्सफोर्ड कहाँ है दुबे सर? आना चाहिए था समय पर। वाह, उमर बली है कि सर आप वहां बगल में थे? आगे आगे आपका है सेडलर आयोग। सेडलर आयोग का बात कीजिएगा। सेडलर आयोग की जो स्थापना हुआ था, सेडलर आयोग का भी जो स्थापना हुआ था, ये किसके काल में हुआ है? चेम्सफोर्ड के ही काल में। चेम्सफोर्ड। और अंतिम पॉइंट यहां पर आपको कह रहा है कि गुजरात में गांधी जी के द्वारा जो है साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था। और इसी साबरमती आश्रम से देखिएगा 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह का जो है शुरुआत किया जाता है। तो ये आपका साबरमती आश्रम की जो स्थापना हुआ था, ये किस वायसराय के काल में हुआ? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। और चेम्सफोर्ड के बाद जो हम लोग को आगे पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग कल जो है आपका 1947 तक हम लोग पढ़ लेंगे। तो कल हम लोग देखते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड रीडिंग के बारे में। अभी आप लोग जो है दुबे सर का क्लास कीजिए पुनः। क्या? कल टेस्ट नहीं है एनआईटी में? मतलब हम अभी क्या बोले हैं अभी? अरे कल बोलने का मतलब है सोमवार को, कल बंद है। कल बंद है एनआईटी में, टेस्ट कल नहीं है। एनआईटी में कल टेस्ट नहीं है। कल बोलने का मतलब है, मतलब सोमवार को। अभी आप जो है दुबे सर का क्लास कीजिए, और 10:30 बजे से हम पॉलिटी का आपका क्लास लेंगे आगे। जहां तक पॉलिटी आपको पढ़ा दी है, पॉलिटी का क्लास हम आगे लेंगे। क्या हुआ? मेरा तबीयत तो खराब था, तब क्लास कैसे होता? तो अब देखेंगे लॉर्ड रीडिंग को अगले क्लास में। तो मिलते हैं। अभी आप लोग जो है दुबे सर का क्लास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन वाले कुछ आपका कमेंट है तो बताइए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, जल्दी पूछिए, नहीं तो दुबे सर का आप क्लास लाइव होगा। दुबे सर आए हुए हैं। हाँ, हो गया। क्या हुआ? हाँ, वर्ल्ड में कितना बचा हुआ है? नोट्स नहीं लाए हैं वर्ल्ड का? हाँ, चलिए तब अभी कीजिए आप दुबे सर का क्लास।